साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये हमारी 21वां पार्ट है टेस्ट सीरीज़ का। हर पार्ट में हम लगभग 35 से 40 प्रश्नों को शामिल करते हैं और 20 टेस्ट हो चुके हैं और उम्मीद है आपने वो सारे टेस्ट देख लिए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं अभी तक के और करंट अफेयर्स की भी साथ में होती है, जनगणना भी है। टेस्ट सीरीज़ में सारा कुछ शामिल है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के आरओ में, वो भी 10 प्रश्न लगभग शामिल हो जाते हैं किसी न किसी टेस्ट में, तो वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो आज हम 21वें टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे परीक्षा नज़दीक आ रही है और समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, तो बेहतर यही विकल्प होता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाइए। अच्छे से जितनी बार रिवाइज़ करेंगे टेस्ट सीरीज़ को, उतना अच्छा एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाएंगे, उतने अच्छे एग्ज़ाम को आप टैकल कर पाएंगे, उतना अच्छा एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ की तरफ और सॉल्व करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस स्लो है, मैं धीरे पढ़ाता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को 1.25 पे कर लेना है स्पीड को, या 1.5 पे कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से जो है स्पीड मिल जाए और आपका वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। बट मैं यही कहूँगा कि आप आराम से समझिए, प्रश्न को सुनिए ध्यान से, मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए और प्रश्न को अच्छे से समझिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1 अक्टूबर 1937 को। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। ये सारे जो है डिफिनीशन ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है, जिससे अच्छे से समझ में आए। तो इसमें से देखिए 2 प्रश्न बन गए। पहला तो ये बन गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो वो हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर दूसरा ये हुआ कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, अब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 इसमें दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन तो सी सही है, बट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 दिया हुआ है, इसके द्वारा कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। कब? 1974 में। ठीक है, 1974 में की गई। अब चार्टर्ड एक्ट 1833 जो दिया हुआ है, इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, स्वराज पार्टी ने जो है सर्वप्रथम ऐसा विचार दिया था। ठीक है, मई 1924 में जो है रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है वाले प्रश्नों को हमको बहुत ध्यान से देखना होता है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 सत्य हैं, 1 सत्य नहीं है। तो पहला का कथन कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। ये तो सही है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई।
दूसरा कथन कहता है प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। तो दूसरा ही गलत है हमारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ही गलत है। तो इसमें क्या है, प्रस्तावना को जो है कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। जो 13 दिसंबर 1946 लिखा है, इस दिन क्या हुआ था कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया था, ना कि स्वीकार किया गया था। तो पंडित नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, सत्य नहीं है। तीसरा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, बिल्कुल सही है। फिर अगला है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई। ठीक है, तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, उसका विघटन कब हुआ, तो उसका विघटन हुआ अप्रैल 1952 में। कब हुआ, अप्रैल 1952 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है उसके द्वारा संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का रूप दे दिया गया, अर्थात जिस संविधान सभा अब संसद का भी कार्य करने लगे। ठीक है, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक है, संविधान सभा देश के पहले लोकसभा चुनाव तक अर्थात अप्रैल 1952 तक विधायिका के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो यानी संविधान सभा का विघटन हो गया जो है कब, अप्रैल 1952 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए कथन बी, और पूछा है कौन सा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सत्य है। तो पहला कहता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हैं तो इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। ठीक है, अगला कथन कहता है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए, दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन जो ये कथन कारण आर है वो कथन की जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जानते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी में हुई, से प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया, समता एवं बंधुत्व के आदर्श को मान लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है। ठीक है, जो राज्यों के निर्माण हुए उनका सही क्रम क्या है, तो राज्यों के निर्माण का सही क्रम हो जाएगा हमारा जो है, पहले आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना, हमारा गुजरात बना। अब देखिए गुजरात यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन हरियाणा के पहले गुजरात बना, फिर नागालैंड बना, फिर हरियाणा बना। ठीक है, अब कैसे बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा।
ठीक है। और 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है इसमें, ठीक है। और जिसमें आंध्र प्रदेश 1953 में 14 राज्यों को शामिल किया गया, ठीक है। गुजरात को 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई से पृथक कर भारत का 15वां राज्य बनाया गया। नागालैंड को 1963 में नागा पहाड़ियों एवं असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर भारत का 16वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब राज्य से भारत के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची में प्रावधान दिए गए हैं, एक तरफ सही अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। प्रावधान जो दिए गए हैं उनको अनुच्छेद से मिलाना है, कौन सा अनुच्छेद कौन सा प्रावधान कहता है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 6 में है। किस में है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान के प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नागरिक अधिकारों के नियमन वो कहा गया है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 कहता है कि अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों के नियमन का प्रावधान है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बारी अनुच्छेद भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की। तो नागरिकता आती है हमारा अनुच्छेद 8 में, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें कहता है कि अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैश्यों लोगों को नागरिक अधिकारों का प्रावधान है जो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि नागरिकता का प्रावधान उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर रहते हैं। अगला है नागरिक अधिकारों की निरंतरता, तो अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार जो है भारत में कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार तो लिया गया है अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है उसका विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। अमेरिकी संविधान से लिए गए और कौन कौन से प्रावधान हैं जान लीजिए। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में शामिल है। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में कौन कौन शामिल है? तो शामिल है इसमें हमारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है। कौन सा? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है, ठीक। तो संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है, ठीक है। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। ये किसमें है? ये तीसरी अनुसूची में है, ठीक है, तीसरी अनुसूची, ठीक, याद रखिएगा। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण प्रावधान संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। तो देखिए ये सवाल पूछा गया था कई बार, 5वीं और 6वीं अनुसूची में है, ठीक है। क्या है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक। अब भत्तों एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किसमें है? तो
ये दूसरी अनुसूची में है। विभिन्न संवैधानिक पदों के भत्तों एवं विशेषाधिकार का प्रावधान दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। तो ये किस में है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा अनुसूची। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये सवाल तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है। तो ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं? तो वो है हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। रट लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अच्छा, 15 क्या कहता है? तो 15 कहता है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध करता है। 16 हमारा नियोजन के विषय में अवसर की समता है। 19 हमारा जो है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और 29 और 30 हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, 29, 30 क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, तो ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, ये तो जानते ही हैं। तो किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, नौकरी में प्रवेश दिलाकर से जो है अस्पृश्यता का अंत नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत साफ सवाल का जवाब है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो अस्पृश्यता दंडनीय अपराध कौन से अधिनियम के द्वारा? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक, तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को आधार कौन सा प्रदान करता है? तो जानते हैं अनुच्छेद 19 का 19 का आ जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या है? तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1 का बा क्या है? तो वह है शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के जितने भी क्लॉज हैं उन्हें आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉज से सवाल पूछता है। ठीक है, आजकल ट्रेंड एक चीज़ और चल रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पूछ लेता है डीपीएसपी से सवाल कि कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा है, साथ साथ पूछ लेता है अनुच्छेद 51 का काम में जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से पूछ लेता है ये कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा सवाल जो है बेहुदा पूछने लगा है आयोग, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार रहिए उसके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा शामिल नहीं किया गया है ये पूछ रहा है। तो शामिल नहीं किया गया है इसमें पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने को 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं शामिल किया गया है। किसमें? डीपीएसपी में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में निर्देशक तत्व की सूची में 4 तत्व जोड़े गए। अब वो चारों तत्व आप जान लीजिए। पहला तत्व था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। तो
बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ये था हमारा अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 39 में। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 39 में। फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया अनुच्छेद 43 का ए में। किसमें, 43 का ए में। उसके बाद जो है समान न्याय शामिल किया गया अनुच्छेद 39 का ए। ठीक है, और कानूनी सहायता, तो ये शामिल किया गया हमारा किसमें, 39 ए में। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद शामिल किया गया हमारा उद्योगों के प्रबंधन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, 43 का ए में। ठीक है, ये शामिल किया गया। फिर शामिल किया गया हमारा रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए 48 का ए शामिल किया गया। ठीक है, तो 4 अनुच्छेद कौन कौन से, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, 4 शामिल किए गए, लेकिन पोषण स्तर और जीवन स्तर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ठीक है, संसदीय प्रणाली इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या, तो भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न जो है ऐसे हो जाती है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इसका अर्थ है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल कर्तव्य थे 8। ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1976 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संदर्भ में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कौन सा कथन सुमेलित है। एक तरफ मूल अधिकार है, एक तरफ अनुच्छेद है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 19 में ना होके किस में है, अनुच्छेद 21 में है, 21 का काम है। ठीक है, तो किस में है, 21 का ए में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक के तहत मूल अधिकार माना गया। ठीक है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, किसमें है, 32 में। फिर अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का विस्तार, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है हमारा। उसके बाद ऑप्शन डी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, जानते हैं ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कथनों पर ध्यान दीजिए। कौन सा मूल कर्तव्य है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है।
तो इसमें से मूल कर्तव्य हमारा ज्ञान दूसरा है और पहला है, ठीक है। देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, पहला मूल कर्तव्य। ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, दूसरा मूल कर्तव्य। पर्यावरण का संरक्षण तथा जीवन की रक्षा, ये मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि 48 का ए में है, डीपीएसपी में। किस में है? 48 का ए में, ये डीपीएसपी का भाग है, ठीक है, 48 क्लास ए, ठीक। उसके अलावा जो है हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संरक्षण, ये जो है हमारा, ये भी डीपीएसपी में है। बट जो है हमारा क्या, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, 51 ए क्लास 4, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी पूछ लेता है मौलिक कर्तव्य से कि कौन से उसमें है, कौन से नंबर में है, तो 51 ए का चौथे नंबर पे है, देश की रक्षा करें और सेवा करें। और ये 51 क्लास ए ये 8वें नंबर पे है, ठीक है, ये 8वें नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, जबकि तीसरा और चौथा कथन निदेशक तत्वों के भाग हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है किसके हैं? डीपीएसपी के भाग हैं, जैसा मैंने बताया, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो ये है अनुच्छेद 332 में, ठीक है। अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अब अनुच्छेद 333 क्या है? तो अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व, जो कि अब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 331 क्या है? अनुच्छेद 331 है आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व, जो कि अब ये भी नहीं है। अनुच्छेद 341 क्या है? तो अनुच्छेद 341 है अनुसूचित जातियों की पहचान एवं संरक्षण, ठीक है। तो 341 क्या है? अनुसूचित जातियों की पहचान एवं संरक्षण। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता है, ठीक है। कारण कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो कहता यह है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो, तो कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, और सबसे जरूरी शर्त यह है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, ना कि किसी भी सदन की। किसकी रखता हो? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की अगर अर्हता रखता है तो उपराष्ट्रपति बन सकता है। और साथ साथ अगला कारण हमारा दिया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कारण तो हमारा सही है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 89 का 1 में, 89 का क्लास 1 में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कहाँ होता है? तो उसका निपटारा जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही होगा, आपस में तो कर नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसे अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वो विवाद सौंपा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। तो
तो ये होता है हमारा अनुच्छेद जो है 71 क्लॉज 1, ठीक है, विवाद के मामले में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री यदि बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार कितने? 75(1) अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। व्यक्ति का संसद सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति होते हैं। जानते हैं अनुच्छेद जो है हमारा कौन सा है? ये अनुच्छेद 85 क्लॉज 1। 85 क्लॉज 1 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। सॉरी, अनुच्छेद 85 का ए नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मंत्रिपरिषद जो है किसके अनुसार? संसद के अनुसार नहीं, केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति नहीं। सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। और ये अनुच्छेद जो है 75(3) है। कौन सा? 75 क्लॉज 3 है, ना कि 85 क्लॉज 1 है। 75 क्लॉज 3, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मित्रों, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन एरर है वो, मैं जो है अगले प्रश्न का देख लिया था कि अगला प्रश्न जो है हमारा जो है कितने माह का होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद सभी के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, केवल लोकसभा के प्रति 75(3) के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? तो संसद की बैठकों में अधिकतम 6 माह का अंतर होता है, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, ठीक है। कितने माह का? 6 माह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है दोस्तों। जो है भारत के ही प्रथम राज्यपाल जो है बनने वाली महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला आप जानते हैं सरोजिनी नायडू, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जो राज्यपाल बनी है। ये 15 अगस्त 1947 से लेके 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही, ठीक है। पद्मा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पश्चिम बंगाल की कौन है तो पद्मजा नायडू है, 1956 से 1967 तक थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो कार्यकाल के अनुसार सही क्रम हो जाएगा तो पहले हमारे हो जाएंगे इसमें चरण सिंह। चरण सिंह जो है हमारे 1979 से 80 तक। चरण सिंह कब? 1979 से 80 तक। फिर उसके बाद हो जाएंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह हमारे थे जो है 1989 से 90 तक। फिर आते हैं चंद्रशेखर हमारे 1990 से 91 तक। फिर आते हैं अंत में HD देवगौड़ा जो कि है 1996 से 1997, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।
तो कौन देता है कानूनी विषयों पर परामर्श? तो महान्यायवादी देता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो वो भाषाएं थी जो है हमारी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं कि संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ जो है 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। कब? 28 सितंबर 1993। ठीक है, सितंबर। ठीक, और इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार मानव के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक न हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा होगा तो उन मामलों की जांच आयोग नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन से कथन असत्य हैं, मतलब सत्य नहीं है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक, दूसरा है या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बताया 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तीसरा है सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी। इनके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, बी असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है धन विधेयक के बारे में। ठीक, पूछा है प्रश्न धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है धन विधेयक के बारे में? तो पहला कथन है इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है, बिल्कुल। जो धन विधेयक होता है, अनुच्छेद जो है 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक, धन विधेयक में केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है ऑप्शन, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है, नहीं, जो है राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्ति हैं, मतलब यह धन विधेयक को अस्वीकृत माने अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है, यह केवल सिफारिश कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, नहीं, क्यों त्यागपत्र देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा में जो है लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह सिफारिश को स्वीकार करे। ठीक है,
तो लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सही है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो यह है हमारा अनुच्छेद 108 में। किसी विधेयक के गतिरोध की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनसे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहली परिस्थिति है यदि विधेयक को दूसरे सदन में द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा है यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने में असहमत हो। तीसरा है दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। कितनी? 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें से 229 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो राज्य हैं हमारे मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश, जिनको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब गुजरात व कर्नाटक का है, तो गुजरात में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटक में 12 हैं, आंध्र प्रदेश में 11 हैं। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बराबर हो गया। तो मध्य प्रदेश में कितनी मैंने बताया? 11 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 11 सीटें हैं। तो 11-11 सीटें जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, जबकि असम में 7 सीटें हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं और केरल में 9 सीटें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ठीक है, कोई याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो वो होती है हमारे उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिशोध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया हो, तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये 35 प्रश्न हो गए हमारे। ये हमारी 21वीं टेस्ट सीरीज है। ठीक, और इस प्रकार अगर देखा जाए तो 6वीं टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट है ये। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी तैयारी होती रहे साथ में। चलिए मिलते हैं फिर इसी बात पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।